अब बात कोरोना वायरस की, जिसकी तीसरी लहर को लेकर आज एक बड़ी खबर आई है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अगस्त के मध्य तक तीसरी लहर आने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया 21 अगस्त तक मामले बढ़ने शुरू हो सकते हैं और तीसरी लहर में कोरोना के मामले सितंबर में पीक पर पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टीकाकरण ही एकमात्र बचाव है, क्योंकि अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। हालांकि संक्रमण की रफ्तार घटती हुई नजर आ रही है। रविवार को देश में करीब 40,000 नए केस ही सामने आए, जबकि 42,000 से ज्यादा रिकवर हुए और मरने वालों की संख्या 725 रही। डेली न्यू केस का आंकड़ा बीते 10 दिनों से लगातार 50,000 से नीचे बना हुआ है। मौत का आंकड़ा भी बीते 8 दिन से 1,000 से कम बना हुआ है। तीसरी लहर की आहट के डर और दूसरी लहर की घटते संक्रमण की राहत के बीच एक और परेशान करने वाली खबर है। एक ऐसी कमी की खबर जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान को कमजोर करती है। ये खबर जीनोम सीक्वेंसिंग से जुड़ी हुई है। WHO के मुताबिक संक्रमण पर काबू के लिए किसी भी देश में संक्रमण के कुल मामलों की 5% जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है, लेकिन देश में सिर्फ 0.10% ही हो रही है। चिंता की बात यह है कि कुल मरीजों के अनुपात में जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में भारत दुनिया के 131वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया करीब 59% जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ सबसे ऊपर है। बांग्लादेश और श्रीलंका भी जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में भारत से आगे है। बांग्लादेश और श्रीलंका में भारत से करीब दुगनी जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। इसीलिए सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग में भारत क्यों पिछड़ गया और जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, कैसे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में यह अहम साबित हो सकती है। देखेंगे रिपोर्ट। पूरी दुनिया चाहती है कि कोरोना का कहर थम जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि यह अदृश्य दुश्मन पल पल रूप बदल रहा है। कभी अल्फा, कभी बीटा, कभी डेल्टा, तो कभी डेल्टा प्लस बनकर पहले से भी ज्यादा संक्रामक और घातक साबित हो रहा है। कोरोना वायरस को हराने के लिए दुनिया में बड़े पैमाने पर रिसर्च चल रही है और इस रिसर्च का एक सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है जीनोम सीक्वेंसिंग। वायरस कैसे विकसित हो रहा है, उसमें कौन कौन से म्यूटेशन हो रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से कैसे नया वेरिएंट बन रहा है, वो कितना घातक साबित हो सकता है, इसका पता जीनोम सीक्वेंसिंग से चलता है। जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होती है, उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आखिर वायरस में म्यूटेशन किसे कहते हैं, या आखिर होता कैसे है। कोरोना वायरस से संक्रमित कोशिका से बड़ी संख्या में नए वायरस बनते हैं। आसान शब्दों में कहें तो वायरस की कॉपी बन जाती है, लेकिन इस दौरान कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं और इसी गलती को म्यूटेशन कहा जाता है, जिसका पता वायरस के आरएनए के एनालिसिस से चलता है और यह एनालिसिस जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए किया जाता है। जीनोम का मतलब है किसी जीव का जेनेटिक मटेरियल। किसी जीव की बनावट का संपूर्ण जेनेटिक कोड जीनोम कहलाता है। किन्हीं भी दो जीवों का जीनोम कभी एक जैसा नहीं होता। अधिकतर जीवों का जीनोम डीएनए वाला होता है, इसीलिए आम बोलचाल की भाषा में जीनोम की जगह डीएनए शब्द का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन कोरोना जैसे वायरसों का जीनोम डीएनए ना होकर आरएनए होता है, इसीलिए कोरोना को एक आरएनए बेस्ड वायरस कहा जाता है। इसी आरएनए में बदलाव से वायरस में म्यूटेशन होता है और नया वेरिएंट बन जाता है। इस बदलाव का पता जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए लगाया जाता है। जीनोम बहुत सूक्ष्म होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। अगर इसे किसी माइक्रोस्कोप से देखा भी जाए तो बहुत जटिल मालूम नजर आता है। इसीलिए वैज्ञानिक जीनोम को समझने के लिए उसे एक कोड में तब्दील कर देते हैं और इस कोड को पता करने की तकनीक को ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। मरीज के सैंपल के आरएनए से डीएनए बनाते हैं और फिर इनकी कोडिंग और सीक्वेंसिंग की जाती है। इसके बाद इन्हें एक सीक्वेंसिंग मशीन में डाला जाता है, जहां वायरस का A, T, C और G बेस का स्ट्रक्चर बनता है। बेस A सिर्फ बेस T से जुड़ता है और बेस G केवल बेस C से, जिसका मिलान कोरोना वायरस की बाकी वेरिएंट्स की सीक्वेंसिंग से मिलान होता है। उसके बाद उस डेटा को सॉफ्टवेयर के जरिए एनालाइज किया जाता है और बदलाव का पता लगाया जाता है। वायरस के जेनेटिक कोड में अंतर पाए जाने से पता चल जाता है कि वायरस में बदलाव हो गया है। अगर लगातार सैंपल की जांच के बाद वही स्ट्रक्चर मिलता रहता है तो समझ लिया जाता है कि वायरस में एक नया म्यूटेशन हो गया। जीनोम की जांच करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन कोरोना वायरस से लड़ाई में यह बहुत कारगर साबित हो रहा है। वैक्सीन से लेकर संक्रमण की चेन तोड़ने के तमाम उपाय तय करने में मददगार हो रही है। मान लीजिए किसी जगह कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे तो वहां से रैंडमली सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं और उन्हें सीक्वेंस करते हैं। सीक्वेंसिंग से वायरस में बदलाव का पता चलता है
और क्या उस बदलाव की वजह से वहां मामले बढ़ रहे हैं? जीनोम सीक्वेंसिंग से ये भी पता लगता है कि किसी जगह जो केस बढ़ रहे हैं वो नए वेरिएंट की वजह से हैं या पुराने वेरिएंट की वजह से। अगर वो किसी नए वेरिएंट की वजह से हैं तो उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई या बदली जा सकती है। संक्रमण को फैलने से रोकने में बहुत मदद भी मिल सकती है। भारत को इसमें जरूर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम अपने को आत्मनिर्भर करते हैं और इसमें ज़्यादा सैंपल उठा के उन ज़्यादा सैंपल्स को करना है और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, इस विषय में हम लोगों को थोड़ा और जागरूक होने की आवश्यकता है और हमारी लैब्स को भी प्रोएक्टिव होने की आवश्यकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज बड़ी गौर करने वाली बात है, वो ये है कि पिछले साल दिसंबर में 10 सरकारी लैब्स को यह कहा गया कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। मई आते आते 18 और सरकारी लैब्स को कहा गया कि वो जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, यानी 28 लैब्स इस देश की आबादी देख रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि इस साल मार्च में आईसीएमआर ने बकायदा एक ऑर्डर दिया और कहा कि प्राइवेट लैब्स जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगी। सवाल खड़ा ये होता है कि अगर इसमें पीपीपी मॉडल आ जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, तभी तो हम तेजी से आगे जीनोम सीक्वेंसिंग कर पाएंगे। अब इसमें अगर उनको दूर रखेंगे प्राइवेट लैब्स को, तो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग तेजी से आगे कैसे होगी? जीनोम सीक्वेंसिंग भारत में भी हो रही है, लेकिन उसकी रफ्तार और दायरा उतना बड़ा नहीं है। शायद इसीलिए संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पा रही है। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 2 महीने बाद आ रही है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में सिर्फ 2 हफ्ते लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नया वेरिएंट कितनी तेजी से बदल रहा है, देश के किन किन हिस्सों में फैल रहा है और कितना खतरनाक हो रहा है, यह सब कुछ जानने में हमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की जितनी कुल क्षमता है, उतनी अमेरिका में सिर्फ 10 लैब में है और वहां ऐसे करीब 100 लैब है। देश में शुरुआत में जीनोम सीक्वेंसिंग करने में 10 लैब थे, लेकिन अब संख्या को बढ़ाकर 28 कर दिया गया। लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान के लिए यह काफी नहीं। यही वजह है कि भारत में डेल्टा वेरिएंट से 2-2.5 महीने पहले जो मौतें हुई, उनकी पुष्टि अब हो रही है, क्योंकि सीक्वेंसिंग में तो 15-20 दिन पूरी कर ली जाती है, लेकिन यदि नया म्यूटेंट दिखता है तो उसे वैज्ञानिक पुष्टि में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है। लेकिन इस सबका मतलब यह है कतई नहीं है कि हिंदुस्तान कोरोना से लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है। हिंदुस्तान जल्द से जल्द और ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर रहा है और दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना चुका है। जितनी डोज हिंदुस्तान में लगाई जा चुकी हैं, उतनी दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं, ताकि जल्द से जल्द पूरा देश जो है वो कोरोना फ्री किया जाए। न मास्क की मजबूरी हो, न 2 गज की दूरी हो, जैसा कि ब्रिटेन में होने जा रहा है। 19 जुलाई को ब्रिटेन मनाएगा फ्रीडम डे। तीसरी लहर के बीच मास्क फ्री होगा ब्रिटेन। जी, बस 2 हफ्ते बाद ब्रिटेन में एक अलग ही तस्वीर नजर आएगी। न 2 मीटर की दूरी जरूरी बताने वाले साइन होंगे, न रेस्टोरेंट में जाने के लिए QR कोड स्कैनिंग जरूरी होगी और न ही मास्क पहनना जरूरी होगा। ब्रिटिश सरकार 19 जुलाई को फ्रीडम डे के तौर पर मनाने की तैयारी कर रही, क्योंकि उस दिन कोरोना संक्रमण की वजह से लागू ज्यादातर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। ब्रिटेन के इस कदम पर भारत समेत पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि ब्रिटेन में मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद वहां की सरकार पाबंदियां हटाने जा रही है। ब्रिटेन में 28 जून से लगातार डेली न्यू केस का आंकड़ा 20,000 के पार बना हुआ है और बीते एक ही हफ्ते में 1,71,548 नए संक्रमित मिल चुके हैं। नए मामलों में 90% केस डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के, जो अल्फा और बीटा से भी ज्यादा घातक और संक्रामक साबित हुआ है। लेकिन इस सबके बावजूद भी आखिर ब्रिटेन लॉकडाउन क्यों खत्म करने जा रहा है, इसके पीछे की वजह जानिए। ये ब्रिटेन में बीते 2 हफ्तों में डेली न्यू केस और मौत के आंकड़े, इन्हें देखकर साफ हो जाता है कि ब्रिटेन में संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा, लेकिन मौत की रफ्तार थम गई। मौत का ग्राफ गिरने की सबसे बड़ी वजह है वैक्सीनेशन, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत कमी आई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक वहां सिर्फ 300 मरीजों के हालात ही बेहद नाजुक है। दरअसल ब्रिटेन में करीब 60% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है। 80% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दी जा चुकी है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के ताज़ा डेटा के अनुसार वैक्सीन के 1 डोज भी किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को 75% तक कम कर देती है, भले ही वो डेल्टा वेरिएंट से ही संक्रमित क्यों न हुआ। इसीलिए ब्रिटेन तमाम पाबंदियां हटाने की ओर बढ़ रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि लॉकडाउन हटने के बाद ब्रिटेन में क्या हालात बनेंगे।
लेकिन चिंता का विषय यह भी है कि ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट के फैलने से काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, और ख़ासकर जिस तरीके से अभी यूरोपियन कप का बुखार है और वहाँ पर जो हालात हैं उसको लेकर बहुत कोताही बरती जा रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।